everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So एक और important video for MCO 5 subject और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनिट नंबर 2 का पार्ट 4 एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में you'll get to know about the main elements of cost. जानेंगे कि जो कॉस्ट होती है उसके कौन कौन से important elements होते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ये वीडियो अगर आपको हेल्प करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा सो दैट दे कैन स्कोर गुड मार्क्स इन देयर एग्जाम्स। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम पेज प्रूडेंट क्लासेस के नाम से। यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा विच आल बी अपलोडिंग सून। तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं एंड दैट एक्सप्लेनेशन विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो अपने एग्जाम्स में आप अगर अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो प्रीवियस पार्ट्स हैं और अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं MCO 5 की वो मिल जाएंगी। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के। तो कॉस्ट के बेसिकली हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। तो देर आर बेसिकली थ्री मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला होता है मटेरियल्स, दूसरा होता है लेबर और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एक्सपेंसेस। ओके, याद कर लीजिए देर आर थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला होता है मटेरियल्स, दूसरा लेबर, तीसरा एक्सपेंसेस। ओके, तो अब अगर हम बात करें जो ये मटेरियल, लेबर और ये एक्सपेंसेस वाले एलिमेंट्स होते हैं ये भी आपके फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं जिसमें सबसे पहला आता है मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स और दूसरे नंबर पे आता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट आपके तीनों एलिमेंट्स में रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, वैसे ही लेबर के साथ भी है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और दूसरा हमारा रहेगा इसमें इनडायरेक्ट लेबर। और इन सभी को हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। जानेंगे आपकी डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के वो तीन एलिमेंट्स हैं मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। और मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो उसको भी फर्दर बाइफरकेट किया है दो कैटेगरीज में। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को करा है दो कैटेगरी में सेम, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एंड एक्सपेंसेस को हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब जो एक कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड्स। आप लोगों ने शायद सुन रखा होगा ओवरहेड्स या फिर ऑन कॉस्ट जिसको बोलते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इन तीनों को आप क्या कर देते हैं आपस में ऐड कर देते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो कहलाती है ओवरहेड्स। क्या कहलाती है? ओवरहेड्स। तो इस पर मैं आपका एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इसको ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं। ओवरहेड के कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम अपनी इस वीडियो को लिमिटेड रखेंगे अबाउट आर एलिमेंट्स जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ अच्छे से आप अटेम्प्ट कीजिएगा। सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है विच इज़ मटेरियल्स। लेट्स टॉक अबाउट कि मटेरियल्स क्या होता है। सो द टर्म मटेरियल्स रेफर टू दोज commodities which are used as raw materials, components or consumables for manufacturing a product। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल या जो भी कंपोनेंट्स या कंज्यूमेबल्स आप यूज़ करते हैं वो सभी कॉमोडिटीज़ आपकी रॉ बेसिकली क्या है, मटेरियल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो वो कॉमोडिटीज़ जो या तो आप रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं या कंपोनेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं या कंज्यूमेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो कहलाती हैं मटेरियल्स। ओके,
In other words, the substance from which the product is made is known as materials. बहुत ही simple language में अगर आप इसको ध्यान रखना चाहें तो कोई भी ऐसा substance जिसके थ्रू हम अपना final product बनाते हैं वो कहलाते हैं materials। ठीक है। मान लीजिए एक पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए देखिए आपको रिफिल चाहिए, रिफिल बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल चाहिए, इंक चाहिए, कैप चाहिए, थोड़ा सा मेटेलिक पार्ट्स भी होते हैं उसमें, तो वो मेटल भी चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको क्लब करके कंबाइन करके हम क्या करते हैं, अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आइटम्स भी लगेंगे, जो जो कमोडिटीज़ भी लगेंगी, जो जो सब्सटेंस लगेंगे, वो मटेरियल्स कहलाएंगी। अब मटेरियल्स हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। मटेरियल्स हमारे बहुत क्रूशियल एलिमेंट में आते हैं कॉस्ट के, और मटेरियल्स में आपके डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं। ओके, नाउ चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में कि डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं। All materials which become an important part of the finished product and which can be easily allocated to a particular physical unit is termed as direct material। तो जब भी हम अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में वो सभी मटेरियल्स जो कि बहुत क्रूशल होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके बिना आपका प्रोडक्ट बन नहीं सकता, वो आपके सभी मटेरियल्स कहलाते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। और इन डायरेक्ट मटेरियल्स की एक खास बात होती है कि जितनी भी यूनिट्स आप बनाएंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट की, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट बनाना है, लेट्स सपोज कि आपको शुगर केन से शुगर क्रिएट करना है, ठीक है। तो शुगर केन आपको पता है कि 1 टन ऑफ शुगर कैन हेल्प यू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ शुगर। तो आप उससे पर जो केजी शुगर केन है उसका कंट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं शुगर बनाने के लिए, राइट। तो कुछ एग्जांपल समझ लीजिए डायरेक्ट मटेरियल के। ऑल मटेरियल्स और कंपोनेंट्स स्पेशली परचेज्ड, प्रोड्यूस्ड और रिक्वेस्टेड फ्रॉम स्टोर्स, जैसे कि शुगर केन फॉर शुगर, कॉटन फॉर क्लोथ्स, क्लोथ्स फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, टायर्स फॉर कार एक्सेट्रा, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कार बनाने के लिए आपको टायर चाहिए, रेडीमेड गारमेंट्स बनाने के लिए आपको कपड़ा चाहिए, कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए, चीनी बनाने के लिए शुगर केन चाहिए। तो ये सभी जो मटेरियल्स या कंपोनेंट्स हैं ये हमारे डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं। मेन पैकेजिंग मटेरियल, तो जो भी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो भी डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होता है, जैसे कि आपके रैपर्स हो गए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ये पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। और फाइनल प्रोडक्ट तभी आपका कंप्लीट होगा जब पैकेजिंग हो जाएगी। कोई भी पार्शली प्रोड्यूस्ड और परचेस्ड कंपोनेंट होता है वो भी डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होता है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन हम फाइनल प्रोडक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो सारे मटेरियल्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके फिनिश प्रोडक्ट का, और उनके कंट्रीब्यूशन को आप फिनिश प्रोडक्ट में इजीली अलोकेट कर सकते हैं, वो आपके डायरेक्ट मटेरियल्स होंगे। तो आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इनडायरेक्ट मटेरियल कॉन्सेप्ट। क्या होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, लेट अस अंडरस्टैंड। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट होती हैं डायरेक्ट मटेरियल्स की। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट दैट आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। तो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं इनकी हेल्प तो चाहिए, लेकिन ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं होते। और दूसरी चीज़, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप इजीली ट्रेस नहीं कर सकते या डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते एक्चुअली। तो ऐसे सभी मटेरियल जो कि थोड़ा बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बिना आपका जो फाइनल गुड्स है उसको बनाया नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो फिनिश प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं होगा, तो वो ऐसे प्रोडक्ट जितने भी होंगे वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहलाएंगे आपके। ठीक है, these materials cannot be conveniently or easily identified with individual cost units or their cost is insignificant in the finished product। तो जो finished product होगा उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगी, और इंडिविजुअल कॉस्ट यूनिट में आप इजीली उनके कंट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल के, जैसे पेन, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सेट्रा। तो मान लीजिए कोई मशीन है जिसके थ्रू आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस मशीन का कंट्रीब्यूशन आप
पता कर सकते हैं कि आली बेसिस पर कितने प्रोडक्ट्स बनाए उसने, या आपके पर डे बेसिस पर कितने प्रोडक्ट बने, बट उस पर्टिकुलर मशीन को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रनिंग में रखने के लिए आपने जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्ट, दैट इज़ एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द मशीन। तो ऐसे जितने भी आपके आइटम्स होंगे या मटेरियल्स होंगे वो कहलाएंगे आपके इनडायरेक्ट मटेरियल्स, जिनका प्रोडक्शन में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, उनकी कॉस्ट भी इनसिग्निफिकेंट होती है। नाउ दीज आइटम्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल होते हैं ये आपके फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते। जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट कौन से मटेरियल्स होते हैं? आपके डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? आपके फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल्स विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अपने सेकंड एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है लेबर। एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो द वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट और डूइंग वेरियस ऑड जॉब्स इन द बिजनेस आर नोन एज लेबर। तो लेबर यानी कि वो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं आपके फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में, या आपके जो भी सेल्स वगैरह से रिलेटेड जॉब्स हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब हैं उनको करने में, तो वो सभी लोग कहलाते हैं आपके लेबर, ठीक है। तो लेबर क्या है? वो वर्कर्स जो कि एम्प्लॉय किए जाते हैं आपके फिनिश प्रोडक्ट को, जो मटेरियल्स है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या आपके अलग अलग तरह के जो जॉब्स हैं उनको करने के लिए, वो कहलाते हैं आपके लेबर। So in a more special and technical sense, labor means any valuable service rendered by a human agent in the production of wealth। तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की यहाँ पर बात आती है, तो कोई भी अगर मान लीजिए मटेरियल का यूज़ किया जाएगा और उस मटेरियल से आपका एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट आपका जो है वो क्रिएट किया जाएगा, उस फिनिश प्रोडक्ट को फिर सेल किया जाएगा किसको? कंज्यूमर को। और उसके थ्रू जो ओनर होगा वो प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, वेल्थ क्रिएट करने में अगेन अ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड लेबर। तो लेबर का काम क्या होता है? अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जिससे कि वेल्थ प्रोड्यूस की जा सके, जिससे कि प्रॉफिट जनरेट किया जा सके, ठीक है। इफ़ यू वांट टू जनरेट प्रॉफिट यू नीड द एफर्ट्स ऑफ लेबर, ठीक है। और लेबर आपका क्या करेगी? बेसिकली कन्वर्ट करेगी आपके रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश्ड गुड्स। और उसके बाद में आप क्या करेगी? इवन सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आपको पता है दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर भी हमारी डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं डायरेक्ट लेबर क्या होती है। सो द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट लेबर। तो वो सभी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो कि आपके गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली इंक्लूडेड होते हैं, वो आपके डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। सो दे मे बी लेबरर्स वर्किंग मैनुअली और वर्कर्स ऑपरेटिंग द मशीनरीज। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैन बी easily identified with a particular product, job और प्रोसेस। जैसा कि डायरेक्ट मटेरियल के केस में था, डायरेक्ट मटेरियल के कंट्रीब्यूशन को हम फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसे ही डायरेक्ट लेबर पे जितनी भी कॉस्ट इनकर होती है उसको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कितनी लेबर कॉस्ट आपने एक्चुअली इनकर करी, कौन से जॉब के लिए कितनी आपने लेबर कॉस्ट इनकर करी, और कौन सी प्रोसेस के लिए आपने कितनी लेबर कॉस्ट इनकर करी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट के केस में दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल। So, for example, the wages paid to a machine operator engaged in the manufacture of goods, the wages paid to such workers are known as manufacturing wages। तो मान लीजिए कोई आपका वर्कर है जो कि एक मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो उस मशीन को ऑपरेट करने के बाद में एक्चुअली में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
तो जो वेजेस आप पे करेंगे उस मशीन ऑपरेटर को, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होगी, और वो आपका जो वर्कर होगा वो डायरेक्ट लेबर में काउंट होगा, ठीक है। और ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जिनको आप पे करते हैं, जैसे कि हमारा था वेजेस पेड टू दिस पर्टिकुलर वर्कर हु इज एक्चुअली ऑपरेटिंग द मशीन, वो कहलाएंगे आपकी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो आपकी कॉस्ट लगी है वो बेसिकली वेजेस होंगी उस पर्टिकुलर वर्कर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये वर्कर जो मशीन ऑपरेट करेगा, इसके कंट्रीब्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर आवर बेसिस पर या पर यूनिट बेसिस पर उस पर कितना आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। नाउ बात करेंगे इनडायरेक्ट लेबर की। सो द वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग आउट टास्क सप्लीमेंट्री टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और दोज एंगेज्ड फॉर ऑफिस वर्क एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज आर नोन एज इनडायरेक्ट लेबर्स। तो इनडायरेक्ट लेबर्स वो लेबर्स होगी जो बेसिकली आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, या आपके गुड्स को सेल करने में या पैक करने में हेल्प करेगी एक्चुअली, ठीक है। ये डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये सप्लीमेंट करेंगे यानी कि हेल्प करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में आपके दो तरह के लेबर है, एक लेबर जो कि एक्चुअली में प्रोडक्ट्स बना रही है, दूसरी जो कि वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह का और जो बाकी अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रख रही है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गए, क्लीनिंग स्टाफ हो गया। तो ये जो क्लीनिंग स्टाफ सिक्योरिटी गार्ड है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री लेबर है, जो कि आपका डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का, ये सप्लीमेंट्री यानी कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही है आपके जो मेन काम है उनको कंप्लीट करने में। वैसे ही एक सेल्समैन का काम क्या होता है, वो प्रोडक्ट बनाता नहीं है, उसका काम है सेल करना। एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है जो गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारे जो भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होंगे। नाउ द वेजेस पेड टू सच वर्कर्स आर नोन एज इनडायरेक्ट वेजेस। तो जो भी वेजेस आप पे करोगे अपने इनडायरेक्ट लेबर्स को, वो कहलाएगी इनडायरेक्ट वेजेस। और इनडायरेक्ट जो वेजेस होती है वो कैसी होती है आपकी, अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर की होती है, और इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता पर्टिकुलर यूनिट और आउटपुट से। ये नहीं कह सकता कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक यूनिट बनाने पर कितना कंट्रीब्यूशन दिया, दैट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट और फाइंड आउट। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर वेजेस ऑफ स्टोर कीपर्स। तो जो स्टोर कीपर्स होते हैं उनको वेजेस जो दी जाती हैं, फोरमैन होते हैं उनको जो वेजेस दी जाती हैं, डायरेक्टर्स को जो फीस पे की जाती है, या जो सेल्समैन को फीस पे की जाती है, ये सब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होती है। ओके तो यानी कि इनडायरेक्ट लेबर को जो भी आप पे करेंगे वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पर यूनिट बेसिस पर, या किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट को अलोकेट नहीं कर सकते इजीली। तो अब बढ़ते हैं आगे। थर्ड हमारा जो एलिमेंट है दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं एक्सपेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट। सो एन एक्सपेंस इन अकाउंटिंग इज द मनी स्पेंट और कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस इन देयर एफर्ट टू जनरेट रेवेन्यूज। तो अपने बिजनेस में रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी आप पैसा खर्च करते हो, जो भी कॉस्ट इनकर्ड करते हो, वो कहलाती है एक्सपेंस। और ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है कि इट takes money या it cost money actually to earn money actually। तो आपको पैसा कमाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो जो पैसा आप खर्च करते हो या फिर जो कॉस्ट आप इनकर करते हो अपने बिजनेस में अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो आपके सारे खर्चे एक्सपेंस कहलाते हैं। अब एक्सपेंसेस में वो सभी खर्चे आएंगे जो कि मटेरियल और लेबर के अलावा होंगे, ठीक है। मटेरियल पे जो खर्चा होगा वो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट होगा, लेबर पे होगा वो लेबर कॉस्ट का पार्ट होगा, लेकिन इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। Now, in other words, an expense is a cost that has expired or been taken up by the activities that help generate revenue। तो मटेरियल ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट अलग हो गया। एक्सपेंस क्या होंगे, वो सभी कॉस्ट जो आपने पे की हैं उन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए जो कि आपको हेल्प करेंगी रेवेन्यू जनरेट करने में, वो सारी आपकी एक्सपेंस कहलाएंगी। अगेन एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। तो जान लेते हैं आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। Now, direct expenses की बात करेंगे तो expenses which can be easily identified and allocated to cost centers or units are called direct expenses। Again, वो सभी खर्चे जिनको आप easily identify कर सकते हैं और जो जिस particular प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस के लिए आपने वो खर्चा किया है, आप उसको अलोकेट कर सकते हैं और ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि आपने मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं और आपका ग्रुप है,
तो इंडिविजुअली आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं, अगर उसको कैलकुलेट करते हो, उसका आप उसको नोट डाउन करते हैं, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी आपने अपने ऊपर कितना खर्च किया। वहीं पर अगर आपका ग्रुप है और ग्रुप के साथ में सभी ने जो भी आपका था, मान लीजिए एक होटल में गए और वहाँ पे आपने अपना अपना ऑर्डर किया, लेकिन जो पेमेंट था वो सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसे आपके एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली आप कर रहे हो, जिसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने अपने ऊपर अपने खाने पर कितना खर्चा किया, तो वैसे ही एक बिजनेस में होता है। वो सभी एक्सपेंसेस जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलोकेट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर या फिर पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पर, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। नाउ दीज एक्सपेंसेस आर स्पेशली इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। तो एक पर्टिकुलर जो कॉस्ट यूनिट है उस पर ये खर्चे होंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, इसीलिए इनको चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के? कैरेज एंड वर्ड्स, प्रोडक्शन रॉयल्टी, हायर चार्ज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट, डिज़ाइन एंड लेआउट्स, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट एक्सेट्रा, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। कैरेज एंड वर्ड, कोई माल मंगाने के लिए आपने जो पैसा खर्च किया, अगेन ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। प्रोडक्शन पर अगर किसी को आपने रॉयल्टी देनी पड़ी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट को आपने अगर हायर किया है और उस पर आप जो चार्जेस दे रहे हैं वो भी आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे। किसी प्रोडक्ट को या फिर अपने पैम्पलेट वगैरह को बनाने के लिए उसके डिज़ाइन या लेआउट पर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, अगेन दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट है, मान लीजिए सेल्स प्रमोशन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं आप, तो सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होंगी। तो अभी हमारा जो लास्ट पॉइंट है, लेट्स डिस्कस दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? सो एक्सपेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली और एंटायरली एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अपोजिट होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अलोकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के बेसिस पर, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपका ग्रुप के साथ में कोई डिनर करते हैं और ग्रुप मिलकर आपस में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, फिर चाहे किसी ने आपका 500 रुपीज़ का खर्चा किया हो या 500 रुपीज़ का डिनर किया हो और उसको अगर देने पड़ेंगे 1000 रुपीज़, तो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं आपके? इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जहां पर आप पर्टिकुलर पर इंडिविजुअल का कोई भी जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते इजीली एक्चुअली। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होंगे जहां पर आप डायरेक्टली या एंटायरली एलोकेट नहीं कर सकते उस एक्सपेंस को किसी भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट को। In other words, or all expenses other than indirect material and labor which cannot be directly allocated to a particular product, job or service are called indirect expenses. तो indirect हमने expenses के concept को पहले ही समझ लिया, जिसमें हम basically material cost और labor cost को नहीं ऐड करेंगे। इनके अलावा जो भी आपके खर्चे होंगे वो expenses का पार्ट होंगे। तो indirect material और indirect labor को अगर मैं हटा दूं, उसके बाद में जो आपके expenses होंगे indirect वाले, वो सभी क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होगा? जो भी वो एक्सपेंसेस होंगे हम डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर जॉब को या सर्विसेज को। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के केस में कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर सर्विस को आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते उस एक्सपेंस को, तो वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग पे जो आपका खर्चा है, एडवर्टाइजिंग पे जो खर्चा है, इंश्योरेंस पे जो खर्चा है, रिपेयर्स एंड कैरेजेस पे जो खर्चा। अब कैरेज में ये ध्यान रखिएगा, इनवर्ड वाला तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट अगर कैरेज आपने आउटवर्ड करा, ठीक है, आउटवर्ड करा, तो वो आपका बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। अब ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया था, तो उसमें आपने जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कई सारे पढ़े होंगे, और इसको हम आगे एक्चुअली पढ़ने वाले हैं जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, तो विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दोज एक्सपेंसेस। तो अभी के लिए हम थोड़ा लिमिटेड रखते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को, बस समझ लीजिए क्या होते हैं, एंड आई एम श्योर कि वीडियो के जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उनके थ्रू आप समझ चुके होंगे। ओके, तो अभी हमारे जो टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं नाउ। कोई भी अगर आपको टॉपिक जिस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, आई प्रोवाइड यू द वीडियो अकॉर्डिंगली। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।